बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे जाने वाले ख़त के मामले पर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट को ये यकीन दहानी कराई थी कि काबीना की मंजूरी से एक रिटायर्ड जज हैं, उनकी सरबराही में ये कमीशन बनाया जाएगा और वो इस सारे मामले की तहकीकात करेंगे। इस वक्त हमारी मालूमात के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी, उन्हें नामजद किए जाने का इम्कान है इस तहकीकाती कमीशन के लिए। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी आलमी अदालत इंसाफ में भी जैसे कहते हैं खिदमात अंजाम दे चुके हैं, पाकिस्तान में चीफ जस्टिस रहे हैं। इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की इब्तदाई जो तैनाती थी वो लाहौर हाई कोर्ट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में वो सुप्रीम कोर्ट में आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस जजेस के ख़त के मामले पर काफ़ी फ़ाल नज़र आती है, उनकी जानिब से जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को निगरान वज़ीर आज़म भी नामजद किया गया था। अब जब तक ये कमेटी इस सारे मामले को नहीं देखती, तहकीकाती कमेटी इस पर मज़ीद रायज़नी करना दुरुस्त नहीं है। जितनी गुफ्तगू हो चुकी है वो हो चुकी है, लेकिन इस वक्त कौमी सियासत में एक सबसे पहले जो मौजूए बहस था, ये सवाल था कि बहुत से लोगों का ये कहना था कि ये कंपनी नहीं चलेगी, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना था कि कंपनी यही चलेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये कंपनी कैसे चलेगी, ये सवाल हम रखने की आज कोशिश करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर आसिफ किरमानी हमारे साथ होंगे और सेनेटर आसिफ किरमानी से ये पूछेंगे कि ये कंपनी कैसे चलेगी। आसिफ किरमानी साहब, एक राय हुकूमत के बनने के बाद ये थी कि ये कंपनी नहीं चलेगी, बहुत से लोगों का ये भी ख्याल था कि नहीं कंपनी यही चलेगी, तो आपकी राय क्या है, ये कंपनी कैसे चलेगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रिंसा। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जब भी हुकूमतें तब्दील होती हैं, खुसूसन इलेक्शंस के बाद, तो एक लॉबी होती है जो कि इलेक्शन में कामयाब नहीं हो पाती या कोई उनके और वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो वो इस किस्म का हमेशा प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। ये को आप देखिए 2-3 पिछले गुज़श्ता इलेक्शनों से खास तौर पे ये सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं इस बारे में ये समझता हूँ कि देखिए, जो इस मुल्क के हालात हैं, जो कि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कभी अच्छे नहीं हुए, पाकिस्तान जो है वो गैर मामूली हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है, तो अब भी सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली वही है। तो इसमें हम सिर्फ दुआई कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत जिस अमर की है वो ये है कि जो लोगों के रियल इश्यूज हैं, देखिए बयानात से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, ट्वीट करने से या फोटो सेशंस करने से हुकूमतें ना चला करती हैं ना ही डिलीवर किया करती हैं। सही। इसलिए इस हुकूमत को ये मखलूत कह लें, इसको एक तरह की जो भी नाम दे लीजिए, इस हुकूमत के सामने जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा ये है कि आपको IMF का ठीक है पैकेज भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन जो रियल इश्यूज हैं, जो यहाँ के हैं, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगे सुई गैस बिजली के बिल, अब तो पानी के बिल लोगों को हजारों की तादाद में आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये वो इश्यूज हैं जो इनके चैलेंजेस हैं, और मैं समझता हूं कि 6 महीने इस हुकूमत को जरूर देने चाहिए ताकि इनकी पता चल जाए कि ये इनकी जो सिमत है वो किस तरफ है। अगर तो 6 महीने में ये कॉमनर को, जो हैव नॉट्स हैं, मिडिल क्लास और गरीब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर तो उनको को रिलीफ देने में कामयाब हो जाती है तो फिर तो ये कंपनी चलेगी। अगर ये रिलीफ देने में नाकाम रहती है तो फिर मैं देख रहा हूं कि आगे मुश्किलात आ सकती है। आसिफ किरमानी साहब, आपने कहा 6 महीने का जिसे कहते हैं एक ग्रेस पीरियड इस गवर्नमेंट को दिया जाए। चलें ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट भी माना जा सकता है, क्योंकि अगर 16 महीने पिछली इस निगरान हुकूमत से पहले 16 महीने किसी और की हुकूमत होती तो हम कहते कि 6 महीने इस हुकूमत को दे दें, लेकिन चूंकि निगरान हुकूमत से पहले 16 महीने यही इत्तेहादी हुकूमत थी, माँ सिवाय एक मौलाना साहब अब अपोजिशन में चले गए, वो उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थे। अब मजीद 6 महीने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि 16 महीने में तो कोई काम नहीं कर सके ना सर? देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है कि उन 16 महीनों में वो जो फैसला था हुकूमत लेने का, उसकी हद तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद अगर इलेक्शन में चले जाते तो ये हालात ना होते। लेकिन चले, अब वो वक्त गुजर गया, अब सांप गुजर गया, अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। मैंने इसीलिए 6 महीने का है
मैंने कोई साल का टाइम नहीं दिया, मैंने कोई 1.5 साल का नहीं दिया। मैंने इसलिए कहा है कि 16 महीने वो भी लोगों को याद हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इनके पास, वो कहते हैं ना कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। सही। इन्हें अब 6 महीने में कम से कम वो लोग जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं और या वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे गिर रहे हैं, उनको असल मसला है कि वापस उठाया जाए और महंगाई में कमी लाई जाए, सुई गैस के बिलों में, बिजली के बिलों में उनको रिलीफ दिया जाए, पेट्रोल की कीमतों में। और सबसे बड़ी बात कि अब देखिए बजट आने वाला है और बजट के कमोबेश आगे पीछे बाद में उसको IMF भी जाहिर है फिर बजट देख के आपके साथ प्रोग्राम को फाइनलाइज करेगी। असल सूरत जो है वो ये है कि इस IMF के प्रोग्राम में रहते हुए या इसके बाहर रहते हुए लीडरशिप जो होती है वो चैलेंजेस को कबूल करती है। सही। लीडरशिप वही होती है, लीडर वही होता है जो अवाम की जिहाद पे, जिसकी वो कहते हैं ना पब्लिक पल्स होती है, पीपल्स पल्स। तो लीडर होता है वो नामसाइद हालात में भी फिर एक रोशनी का रास्ता निकालता है। सही। माजी में आपके आसिफ किरमानी साहब, आपने बात की कि लीडर चैलेंजेस को कबूल करता है। आपकी बात से ऐसा लगता है कि क्या शहबाज शरीफ की लीडरशिप पर कोई क्वेश्चन मार्क है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हुकूमत को मजबूत बनाने और चलाने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको जो सहारा है, जिसे कहते हैं वो डूबते को तिनके का सहारा, वो प्रेसिडेंसी का है, वो शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप क्वालिटीज का तो नहीं है। नहीं, मैंने एक जनरल अंदाज में बात की है कि एक जनरल लीडरशिप की क्या क्वालिटीज होती हैं कि वो अपनी कौम को बहरानों से निकालते हैं। मैंने उस पैराए में, जहां तक राना सनाउल्लाह की आपने बात की, देखिए मैंने तो पहले भी ऑन रिकॉर्ड हूं कि ये ऐसी हुकूमत है कि जिसकी जान एक ऐसे तोते में है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है। सही। और वो जब तक आपके साथ रहेगी और उन्हें रहना चाहिए, उसकी वजह ये है कि अब जाहिर है जैसे तैसे भी ये एक हुकूमत बनी है, अब इन्हें चाहिए कि डिलीवर करें। सही। अब लोग ये बहानाबाजी नहीं लोग सुनेंगे, लोग बेसब्रे हुए हैं, लोग इम्पेशेंट हुए हैं, लोगों के घरों के किचन के जो चूल्हे हैं वो बुझे हुए हैं, लोग जहनी मरीज होते जा रहे हैं। इंसाफ, मैं पुअर और मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उस 2% अशराफिया की बात नहीं कर रहा जो शायद डॉलर में अर्न करती है और डॉलर में स्पेंड करती है, या पाउंड्स में अर्न करती है और पाउंड्स में स्पेंड करती है, जो रियाल्स में अर्न करती है रियाल्स में स्पेंड करती है, उनकी बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक। मैं उस गरीब और मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ जिसके लिए कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया था। अगर आप उसको इन 6 महीनों में कोई वाज़ेह रिलीफ दे देते हैं तो फिर तो मैं समझता हूं कि सत्य खैरा। लेकिन अगर मजीद महंगाई आती है, मतलब देखें ना, आज वजीर खजाना ने कहा जी महंगाई में कमी आई है। सही। अब उनसे ये वही बात है, जब एक वजीर खजाना था पाकिस्तान का, मुशीर खजाना, उसको किसी ने पूछा कि टमाटर का क्या रेट है, उसने कहा जी 17 रुपए किलो। याद है आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि वो वजीर खजाना है, मुशीर खजाना कभी सब्जी लेने नहीं गए थे। अच्छा, जिस वक्त बाजार में 400 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था, 17 रुपए किलो। आसिफ किरमानी साहब, आपने एक बात कही कि इस हुकूमत की जो तोते की जान है वो पीपल्स पार्टी में है, और आपने कहा इनको साथ चलना चाहिए। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की, PMLN उस गवर्नमेंट का इब्तिदा में हिस्सा थी, फिर छोड़ गई। आपको नहीं लगता है कि वो गलती PMLN को उसका आज कुफारा अदा करना पड़ रहा है? देखिए, उस वक्त मामला और थे, कुछ हालात और थे, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो इस वक्त जिन चैलेंजेस को फेस कर रहा है उसमें तो मैं समझता हूं कि नॉट ओनली पीपल्स पार्टी, नॉट ओनली PMLN, मैं तो ये इस ख्याल का हूं कि भाई सारे सर जोड़कर बैठो और इस मुल्क के गरीब अवाम की रोटी की फिक्र करो। ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, ये भी जरूरी है, लेकिन ये बनते जाएंगे ये भी साथ। लेकिन वो कहते हैं ना, खाली पेट तो दुआ भी यार कबूल नहीं होती। तो इसलिए जिन लोगों के पेट खाली हैं, जिनके सर नंगे हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, यानी देखिए ना इस मुल्क में कितना जुल्म है कि एक ऐसी क्लास है जो फुटपाथ पर पैदा होती है, फुटपाथ पर जवान होती है, फुटपाथ पर बूढ़ा होती है और फुटपाथ पर मर जाती है।
आपने कहा कि 6 महीने का टाइम दिया जाए परफॉर्म करने के लिए। हुकूमत बनने के बाद हमने पहली मर्तबा, जब से, मैं अगर गलत नहीं हूं आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, PMLN जब से गवर्नमेंट में आना शुरू हुई है, चाहे मरकज़ हो चाहे पंजाब हो, उसके माशी मामलात में, उसके फाइनेंशियल डिसीजंस में इसहाक डार साहब की एक बहुत ही अहमियत होती थी। लेकिन आजकल हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने डार साहब को ख़जाना की टीम से हटाया, खारजा की जिम्मेदारी दी, तो ऐसा लगा कि मुमकिन है वो फाइनेंशियल टीम चेंज करके इकोनॉमिक फैसलों में ज़रा तब्दीली करके रिजल्ट्स लेना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर डार साहब मुश्तरका मफादात की कौंसिल में आ गए जहां वजीर ख़जाना को होना चाहिए। ECL की कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने पास रख ली है, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला बना दिए हैं, लेकिन उनको ECL की कमेटी में रखने को तैयार नहीं है। तो ये क्या मतलब शहबाज शरीफ साहब एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कोई डिस्कम्फर्ट है अपने वजीर खजाना और वजीर दाखिला पर? देखिए, मैं खुद इस बारे में क्लूलेस हूँ कि ये फर्स्ट टाइम ही मैं देख रहा हूँ कि वजीर खारजा के पे हालांकि इतनी खुद जिम्मेदारियां होती हैं और वजीर खारजा का एक पैर जमीन पे होता है और एक जहाज में होता है, और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान जिस आइसोलेशन में गया हुआ है, हमें बड़ी एक लार्ज स्केल एक आलमगीरियत टाइप की, एक आलमगीर सफारतकारी की जरूरत है और एक हमा वक्त 24/7 फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत है, जो 16 महीने की हुकूमत का खमियाजा हमने इलेक्शनों में भुगता है, उसको आपने 6 महीने में अगर लोगों को डिलीवर किया, चले डिलीवर 100% तो नहीं आप कर सकते, आप कम से कम लोगों को एक होप नजर आ गई कि हाँ भाई इस हुकूमत से महंगाई कम हो जाएगी। जैसे मैंने अर्ज किया ना, वजीर खजाना ने कहा जी महंगाई में कमी वाक़या हुई है। अब मैं तो आज भी बाजार गया था, गोश्त भी उसी तरह बिक रहा है, चिकन भी उसी रेट पे बिक रहा है, सब्जियां फल सब उस रेट पे बिक रही है, अद्वियात भी उस रेट पे बिक रही है। तो वो किस चीज को, उनका महंगाई का वजीर खजाना का क्राइटेरिया क्या है, वो किस चीज को इन्फ्लेशन कह रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। बिल्कुल असल चीज ये है बुनियादी तौर पर कि लोग अब इम्पेशेंट और बेसब्रे हो चुके हैं। उसका मुजाहरा इलेक्शन में भी हुआ है, जिसमें लोगों ने रिवायती सियासत को, रिवायती सियासतदानों को मुस्तरद किया है। अब इनका टेस्ट है कि ये दोबारा लोगों के कैसे दिल जीतते हैं, और उसी सूरत में जीत सकते हैं, दिल के लोगों को रिलीफ देंगे तो लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आसिफ किरमानी साहब, चूंकि आपने बड़ा क्लोजली काम किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ और आपने पंजाब को भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है, चूंकि मियां साहब के जब करीब रहे, PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है पंजाब रहा है। इस वक्त मरियम नवाज शरीफ पहली मरतबा एज अ खातून चीफ मिनिस्टर सामने आई हैं और मियां साहब की पॉलिटिकल सक्सेसर भी तस्वुर की जाती हैं। और अगर कहा जाए कि PMLN का जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का चैलेंज है वो KP बलूचिस्तान या सिंध नहीं है, वो पंजाब ही है, क्योंकि होम ग्राउंड भी है, नंबर गेम पे भी मैटर करता है। तो क्या मरियम PMLN को पंजाब में क्राइसिस से निकाल पाएंगी? आपके ख्याल में कैपेसिटी है उनकी? आई विश हर ऑल द बेस्ट, लेकिन उन पर बहुत बड़ी एक भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है या उन्हें दे दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो उनको विद इन दी फैमिली या विद इन द पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब 2 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब 3 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और उन्होंने सर्टन बेंचमार्क या माइलस्टोन्स कह लें या स्टैंडर्ड्स जो से हैं वो बनाए हैं पंजाब में। अब देखना ये है, और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, और इस चीज का फिर मरियम बीबी ने भी किसी अपने बयान में एतराफ किया कि हाँ उनके सामने 2 ये लैंडमार्क्स हैं, एक शहबाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत और एक नवाज शरीफ साहब का। अब देखना ये है कि क्या वो इस जो एक टारगेट है या जो उन्होंने बेंचमार्क है उसको अबूर करती हैं, उसके करीब जाती हैं या उससे पीछे रहती हैं। इसके लिए मैं समझता हूं उनको टाइम देना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि नवाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे या शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जो उनके साथ टीम थी वो काफी एक्सपीरियंस लोग थे, नवाज शरीफ साहब के साथ भी और शहबाज शरीफ साहब के साथ भी। ये टीम आप पॉलिटिकल टीम कह रहे हैं किरमानी साहब, या जो ब्यूरोक्रेसी की टीम होती है उसका जिक्र कर रहे हैं? मैं पॉलिटिकल टीम की बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के वो उनमें एक थी एक बहुत कशिश के वो सबको साथ लेकर और बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोगों को लेकर साथ चले। अगर तो लेकिन चूंकि मरियम बीबी अपनी नई टीम लेके आई हैं, नवाज शरीफ साहब ने अब कुछ पुराने सॉरी किरमानी साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने कहा कि नई टीम लेकर आए, उनके तो उस्ताद भी कहा जाता है, परवेज रशीद साहब हैं। मेरा ख्याल है PMLN के बहुत ही सीनियर लोगों में शुमार होता है परवेज रशीद साहब का। हाँ, लेकिन वो परवेज रशीद साहब जो हैं वो ज़ाहिर है एक बंदा जो होता है वो कितना मुझे बताइए कर लेगा।
मतलब टीम तो कोई भी टीम उठा लें, वो तो कोई क्रिकेट टीम हो, हॉकी की टीम हो, 10-12 लोगों से तो बनती है। लेकिन मैं तो फिर भी उन्हें विश करता हूँ, बेस्ट विशेस करता हूँ, लेकिन शी विल हैव टू प्रूव हर सेल्फ, और उसके लिए उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो वो कर भी रही हैं। लेकिन मैं जरूर एक अर्ज करना उन्हें चाहूंगा कि उसमें जो लोगों की जो रियल इश्यूज हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं, कुछ मीडियम टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म्स हैं, तो उस लिहाज से अगर वो चलें, लोगों को इमीडिएट रिलीफ दें। जैसे देखिए ना, ये रमजान पैकेज आया, ये मैं इसको, इट्स अ गुड एफर्ट, लेकिन क्या है, ये एक टेम्परेरी रिलीफ है। व्हाट विल हैपन आफ्टर द रमजान पैकेज? सही, ये एक महीना चले, किसी को आटा मिल गया, किसी को नहीं मिला, किसी को अच्छा मिला, किसी को काले रंग का आटा मिल गया, चलो मिल गया जी। लेकिन ये एक टेम्परेरी मेजर्स हैं। असल इशू ये है कि इसको आप इस प्रोसेस को सस्टेन कैसे कर सकें। आसिफ किरमानी साहब, लास्ट 30 सेकंड्स है मेरे पास, मैं चाहूंगा कि एक सवाल आपके सामने फ्लोट करूं। पीएमएलएन में डिसेंटिंग वॉइसेस में शाहिद खाकान अब्बासी थे, फिर आसिफ किरमानी भी किसी हद तक कुछ मामलात पर डिसेंट करते हुए नजर आए, अब राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, ये तादाद बढ़ती जा रही है, वजह क्या है? 30 सेकंड्स किरमानी साहब। देखिए, मैं तो रिकॉर्ड पर हूं, मैं तो 2018 से सेनेट के फ्लोर पर भी, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीडीएम की गवर्नमेंट हो, मैं जो सच्ची बात समझता हूं वो कहता रहा हूं, कही है और आइंदा भी कहता रहूंगा। क्या वो सुनी जाती है जी? क्या वो सुनी जाती है, वो जो आवाज आप उठाते हैं? देखें, सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती, मैंने अपना हक अदा करना है, और ये समझते हुए कि मैं जिस जमात में हूं वो एक जमहूरी जमात है, और जिसमें इख्तलाफ राय और मुस्बित तनकीद या तनकीद बराए इस्लाह का उनसर मौजूद है। तो मैं तो उसका एक फायदा उठाकर बात करता हूं, आवाम की बात करता हूं, और मैं करता रहूंगा। अगर किसी को मेरी बात नापसंद लगती है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आसिफ किरमानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, आसिफ किरमानी साहब ने वाज़ेह किया कि ये डिसेंटिंग वॉइसेस जमहूरियत का हुस्न है। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब जिस ज़माने में वज़ीर ख़ारजा थे, उस ज़माने में हमने बहुत सी ऐसे मकामात पर भी बर्फ़ पिघलते हुए देखी जहाँ मुमकिन नज़र नहीं आता था, बावजूद इसके कि उस वक्त जनरल मुशर्रफ मुल्क को लीड कर रहे थे, एक फ़ौजी सरबराह थे, उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट बने। लेकिन उस वक्त भी हिंदुस्तान के साथ गुफ्तशनीद होती थी, उस वक्त भी अमेरिका के साथ मामलात जिसे कहते हैं कभी तल्ख कभी शीरीन, हर तरह के रहे। तो एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है खुर्शीद महमूद कसूरी साहब का एज ए एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, एज अ वज़ीर ख़ारजा। कसूरी साहब, इस वक्त अगर मैं आपके सामने ये सवाल रखूँ, आपके तजुर्बे को सामने रखते हुए, PMLN जिसके हम अगर माजी की पॉलिसी को देखते हैं तो खारजा उमूर पर वो बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट पर रिलाई करते हुए नजर आते रहे, लेकिन इस बार डार साहब की बतौर वजीर खारजा जो नामजदगी है, आपको कैसे लगते हैं डार साहब एज ए पॉलिटिशियन और एज ए वजीर खारजा? क्या इम्प्रूव करेंगे खारजी उमूर में हम? देखिए, तजुर्बा तो उनको बहुत है इंटरनेशनल रिलेशंस का, पहले वो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर कई साल रहे हैं। ज़रूरत फोकस करने की है, उनको फोकस करना पड़ेगा। ये जो फॉरेन ऑफिस है ये 24/7 जॉब है, और यही मैं उनको एडवाइस दे सकता हूँ, और तो कुछ नहीं। तजुर्बा तो उनको बहुत है, ये कहना कि वो ये नहीं कर सकते बिल्कुल गलत बात होगी इसमें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये आपका सेकेंडरी, ये मैं एज अ पाकिस्तानी एडवाइस कर रहा हूँ कि एज ए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाए फॉरेन ऑफिस। मुझे तो आप हैरान होंगे आज ये जान के कि मैं किसी को बताया ही नहीं था कि मैं पाकिस्तान का 5 साल लॉ मिनिस्टर था। मैंने किसी के कानों में ये बात नहीं पड़ने दी थी कि मैं लॉ मिनिस्टर भी था। मुझे फाइल्स आती थी ऑफिस में और मैं उनको डील करता था लॉ मिनिस्ट्री की, लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उनको मैंने कहा था भाई आप ही करें। क्या वजह क्या थी? क्या आई थॉट कि मुझे लोग सीरियसली एज फॉरेन मिनिस्टर नहीं लेंगे, और ये काम इस किस्म का है। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस की हैं, आपकी इतनी ब्रीफिंग होती है, आप अगर अपने काम में महव हो तो आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट पे भी रिलाई करता था कि भाई जहां मैं नहीं जा सकता था उनको भेजता था। तो मेरी अगर डार साहब को एडवाइस होगी वो एक ही होगी, तजुर्बे वाली नहीं है। तजुर्बा कोई वजह नहीं कि वो अगर फाइनेंस मिनिस्टर रहे तो फॉरेन ऑफिस को हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन फॉरेन ऑफिस को हैंडल करने के लिए उनको 100% फोकस करना पड़ेगा इस पर।
आप कह रहे हैं जैसे वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें मुश्तरका मफादात की कौंसिल में नुमाइंदगी दी है वज़ीर ख़जाना को हटाकर, इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे ज़रा डार साहब को डिस्टेंस रखना होगा अपनी परफॉर्मेंस को फॉरेन अफेयर्स में बेहतर करने के लिए। देखिए, मैं किसी सियासतबाजी में नहीं इंटरेस्ट है मुझे, इसीलिए मैं कोई इस इशूज़ पे नहीं बोलता, क्योंकि जो नेशनल इशूज़ है ना उससे फोकस हट जाता है कि क्योंकि क्रिटिसिज्म हो रहा है तो मैं भी अपनी आवाज़ में उसमें मिला दूं। मैं इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं, मैंने जो कहना था कह दिया, मतलब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल उसमें कोई लगी लिपटी नहीं। वो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, उनकी सवाबदीद है, मैं नहीं उस पर बात ना। जो मेरा तजुर्बा आपने मुझे कहा वो ये है कि मैं तो समझता था 24 घंटे काफी नहीं, इतनी मुश्किलात थी, इतने प्रॉब्लम्स थे, इतने रीजन्स थे। देखिए, कोई तो वजह है कि हमारे दौर में हमारी रीच इतनी ज्यादा थी कि हम लैटिन अमेरिका तक पहुंचे हुए थे। मेरा जो आखिरी दौरा था वो प्रेसिडेंट के साथ ही था, लेकिन उसके अंदर अर्जेंटीना, ब्राजील और मेक्सिको शामिल थे, जो आमतौर पर यहां समझा जाता है कि हमारे वो कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारी बैनुल-अक़वामी आवाज बढ़ रही थी, हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, हर हफ्ते कोई ना कोई आया हुआ होता था। ये ऐसी है कि जो कहते हैं ना, हरकत में बरकत है। तो फॉरेन ऑफिस में और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, बाकी तो फॉरेन ऑफिस बड़ा ट्रेंड है, पर इसकी ये पाकिस्तान आर्मी के अलावा दूसरा ऐसा महकमा मैं कह सकता हूं जो 100% अपने काम पे फोकस्ड। जी बिल्कुल ठीक। ये इनका ये नहीं है कि आज एग्रीकल्चर सेक्रेटरी तो कल कॉमर्स सेक्रेटरी ये यहीं रहते हैं। बिल्कुल ठीक। कसूरी साहब, जो इस वक्त सबसे अहम चीज है, अगर मैं आपसे कहूं और खारजा उमूर के महाज पर कहूं, अमेरिकी सदर बाइडन का जो खत है शहबाज शरीफ के लिए, उसकी जो हेडलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाक अमेरिका शराकतदारी दुनिया की सलामती के लिए अहम है। जो सलामती का जुमला है, तो इससे आपको नहीं लगता कि वो हमें अब भी वही जो आज से, जिसे कहते हैं 9/11 के बाद से जिस हदसे से अमेरिका में देख रहा था, आज भी उसी हदसे से देखता है? देखिए, मैं इसको एक और तरीके से देखता है तो मैं इसको वेलकम करता हूं। मैं उन लोगों में नहीं जो बड़ा एतराज करने शुरू कर दूं। ये यूनाइटेड स्टेट्स एक इम्पोर्टेंट पावर है, उनके प्रेसिडेंट का जो लेटर है उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन उसमें ज्यादा पढ़ लेना हमारे मफाद में नहीं होगा। उसमें जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी है, और वैसे भी दुनिया के सामने बात वाज़ेह है कि हिंदुस्तान इंडिया का जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस रीजन में। वाज़ेह है रीजन कि क्या इसमें कोई गैसिंग के लिए कोई प्राइस तो नहीं है। हिंदुस्तान और अमेरिका चाहता है कि चाइना की राइस को कंटेन किया जा सके। पाकिस्तान का तो उसका शराकतदारी कर ही नहीं सकता, किसी सूरत में नहीं करेगा, कोई हुकूमत नहीं करेगी, सिविल मिलिट्री PMLN PTI पीपल पार्टी, ना इस मुल्क के अवाम उसकी इजाजत देंगे। तो देखें, जब उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान है तो हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि अब वो सिचुएशन आ जाएगी जो कोल्ड वॉर के बाद थी। कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, पंडित नेहरू जो थे वो एक खास किस्म का उनका ज़हन था, वो दुनिया को लीड करना चाह रहे थे और वो एंटी कॉलोनियल उनका स्टांस था। उस वक्त पाकिस्तान ने बगदाद पैक्ट, सेंटो, सिएटो हर जगह पे शराकतदारी थी। पंडित नेहरू जो थे वो नॉन अलाइंड मूवमेंट में इंटरेस्टेड थे। पाकिस्तान जो था हिंदुस्तान से बहुत नाराज थे अमेरिकन लीडरशिप उस वक्त, और काफी वो जब प्राइवेटली बोलते थे तो बहुत सख्त बात किया करते थे इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन वो हिंदुस्तान बदल गया है और वो अमेरिका बदल गया है। अब जो हिंदुस्तान है वो तो पंडित नेहरू को कंप्लीटली डिसोन कर रहा है। ये जो मोदी साहब की हुकूमत है, ये तो गांधी और कसूरी साहब, आपने बहुत अहम जुमला कहा कि आपने बहुत अहम जुमला कहा कि हिंदुस्तान बदल गया है, वो अमेरिका बदल गया है। क़याम पाकिस्तान के वक्त एक थ्योरी पर यह बात होती थी कि हमारे पास दो ऑप्शंस थे कि हम रशिया जाएं या वाशिंगटन जाएं। हमने ऑप्ट किया रशिया की जगह वाशिंगटन को। बहुत सी थ्योरीज ये कहती हैं कि वो एक गलत फैसला था। आपने उन्हीं दिनों का हवाला दिया।
अब एक बार फिर ये बहस मौजूद है कि पाकिस्तान ने ब्लॉक पॉलिटिक्स में ये फैसला करना होगा कि उसने चाइना के साथ जाना है, उसने अमेरिका के साथ जाना है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को किसी, ये जो हमारा एक कोशिश होती है कि हम बिटवीन द लाइंस रहें, ना इस तरफ जाएं ना उस तरफ जाएं, उसके नतीजे में हमें ज्यादा नुकसान हुआ ये बिटवीन द लाइंस रहने में, दोनों फरीकैन से हम जिसे कहते हैं अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सके? देखिए, नहीं, चीन से तुम्हारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं अनफॉर्चुनेट मैं इससे नहीं एग्री करता कि हमारे चीन से ताल्लुकात, चीन ने हमारे हर वक्त हमारा साथ दिया है और ये ठीक है कि सीपैक और जिस $65 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट आई है, आज बहुत लोग एतराज कर रहे हैं कि जनाब वो इंटरेस्ट ऊंचा था, फला इंटरेस्ट जो है वो जो सरकार की तरफ से तो बड़ा माइनर सा इंटरेस्ट है जो चाइना चार्ज करता है। जो प्राइवेट सेक्टर का है वो हमारी गलती है, वो चाइना की तो नहीं ना, कि अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को, अपने प्राइवेट सेक्टर को जो मुराद दी हुई थी, जो महंगी बिजली के कारखाने पाकिस्तान लगा रहा था, चीन का नहीं, वो तो अमेरिका को, चाइना, बरतानिया हर एक को ऑफर कर रहे थे, तो उनका प्राइवेट सेक्टर आया। आज ये बात कोई शक और शुबा से बाला है कि हमारी अपनी पॉलिसी गलत थी कि हमने जो रेट दिए थे उस वक्त दुनिया में तकरीबन कई लोग ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स, कि बांग्लादेश में आधे रेट पे लग रहे थे चाइना के ही जो प्रोजेक्ट्स थे। तो ये तो हमें अपने गले में झांकने की जरूरत है ना। जब चाइना का जो प्राइवेट सेक्टर है प्रॉफिट मोटिवेटेड है, पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिवेटेड है, अमेरिका का प्रॉफिट मोटिवेटेड है। काम तो गवर्नमेंट का है ना कि जो उसके इदारे हैं, रेगुलेटिंग एजेंसीज, जिन्होंने देना होता है टैरिफ, उन्होंने अगर गलत दिया अपने लोगों को, तो आप चाइना को तो नहीं ब्लेम कर सकते। नहीं तो चाइना ने, लेकिन सर मेरा बिल्कुल वो आपका नुक्ता अहम है। मेरा सवाल के पाकिस्तान को आने वाले दिनों में है जो हमारा जो डिफेंस पॉस्चर है जी, हमारा डिफेंस पॉस्चर जो है, चाहे हमारे एयरक्राफ्ट हो, JF-17 हो, मैंने पर्सनली डील किया है, अल खालिद टैंक हैं, फ्रिगेट्स हैं नेवी के, हम सेल्फ सफिशिएंट अगर हुए हैं, हमें चीन ने हमारा बड़ा हाथ बटाया है सेल्फ सफिशिएंसी में, तो मैं इस बात को तो नहीं मानने को तैयार कि हमें चूज करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, हमारी एक डिफिकल्ट पोजीशन है दुनिया में, दूसरे मुल्कों की वो नहीं है, इसीलिए हमें पॉलिसी भी जमीनी हकायक को रखने की रख के करनी पड़े। जमीनी हकायक क्या है? चीन हमारा ट्राइड टाइम टेस्टेड दोस्त है, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात इतने करीबी हैं कि आपके जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं नॉर्थ अमेरिका में, वो तकरीबन, और यूरोप में अगर आप मिला लें तो मेरा ख्याल है कि 2 मिलियन के करीब है पाकिस्तानी नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, यानी हमारा फिर जो स्टूडेंट्स हैं, फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज वहां जाकर सेटल हो गए हैं, हमारे कांस्टेंट एम्बेसडर्स हैं, फिर अंग्रेजी जबान जो है उसकी वजह से जो हमें आसानी है, हम झूठ लाने का कोई फायदा नहीं। अमेरिका को हमारे कसूरी साहब एक सवाल, कसूरी साहब एक सवाल, आपने जो कुर्बतों की बात की वो अपनी जगह पर, लेकिन अमेरिका को हमारा, जब भी हम थोड़ा सा जिसे कहते हैं कोई कोशिश करते हैं कि ईरान के साथ मामलात को ठीक किया जाए, ईरान के साथ ट्रेड किया जाए, तो अमेरिका नाराज हो जाता है। चीन की तरफ हम सीपैक की सूरत में जाने लगते हैं तो फिर भी अमेरिका आंखें दिखाना शुरू करता है। तो इस वक्त एक बार फिर सीपैक 2 की बात हो रही है, फेज 2 की। उसके साथ साथ पाकिस्तान चाह रहा है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को जैसे कहते हैं कंप्लीट करे। इंडिया के लिए वेवर है, तुर्की के लिए वेवर है ईरान के साथ ट्रेड करने पे, बाकी ममालिक के लिए वेवर है, पाकिस्तान के लिए नहीं है, क्यों? देखिए, मैं ये समझता हूं, जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था हम उस वक्त वेवर की बात कर रहे थे और उस वक्त हमारा ख्याल था हमें मिल जाएगा। मैंने प्रेसिडेंट अहमदी निजाद को, मेरी जो आखिरी मीटिंग हुई है, आप हैरान होंगे, मैं तेहरान गया था और मैं को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं था ना, मैं तो फॉरेन मिनिस्टर था। तो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ ईरान खुर्रम शहर में थे, उन्होंने स्पेशल जहाज भेजा मुझे तेहरान से वाला। मैं बड़ा हैरान था कि क्या वजह है, मेरे तो अपने हम मनसब को मिलना था, मुत्तकी साहब को हो गई। उनका मैंने इसलिए आपको बताना है कि हम ये पाइपलाइन
करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रेसिडेंट मुशर्रफ को 1-2 महीनों में बुलाएंगे। बदकिस्मती से बहुत से इवेंट्स हुए, इंक्लूडिंग जुडिशियल मूवमेंट इन पाकिस्तान, हालात चेंज हुए, गवर्नमेंट्स चेंज हुई, लेकिन ये तो उस वक्त वो कह रहे थे। और मैंने अमेरिका को हम जब कहता था तो हम कहते थे हमारी एनर्जी शॉर्टेज है, हमें ये करना पड़ेगा। और अब आपने एनर्जी की बुनियाद पर हिंदुस्तान को कुछ नहीं कह रहे। हिंदुस्तान रूस से तेल मंगा रहा है और तुर्की जो नेटो का एलाई है वो S-400 मिसाइल्स इंपोर्ट कर रहा है, लगा रहा है। हिंदुस्तान S-400 मिसाइल्स जो है उनको वेवर मिल रहा है। अब बात इसमें यह है कि ये हमें क्लैरिटी से बताना पड़ेगा अमेरिका को। हमें एकदम छलांगे मारने की, लाउड स्पीकर यूज करने की नहीं जरूरत कि इसको इशू बना लें। हम सही काम भी गलत तरीके से करते हैं। अमेरिका से बात करने की जरूरत है कि जी पब्लिक ओपिनियन भी है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में जरा बात करेंगे जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी पाकिस्तान की पार्लिमानी पॉलिटिक्स पर इतनी हावी रही हो या नहीं रही हो, लेकिन स्ट्रीट पॉलिटिक्स पर हमेशा ही हावी रही है। लेकिन काजी हुसैन अहमद साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, काजी हुसैन अहमद साहब के बाद मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के अमीर बने और फिर सिराजुल हक साहब 2 बार इमारत मुकम्मल कर चुके हैं। इस बार तीसरी बार इंतखाबात का मरहला जारी है। जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे, लेकिन इन दिनों फिर एक बार जमात इस्लामी मौजूद बहस बनी। बैरिस्टर गौहर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि ज्वाइन करने के लिए कोई बातचीत हो रही थी जमात इस्लामी से और जमात इस्लामी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी। जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स पर बात करने से पहले ज़रा इस कज़िये पे बात करते हैं और फिर उसके बाद जमात इस्लामी की ज़रा पॉलिटिक्स और मुस्तकबिल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, बल्कि कहूँ कि कायम मकाम अमीर लियाकत बलोच साहब हैं। लियाकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लियाकत बलोच साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि आप लोगों ने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। बलोच साहब, प्रेशर कहां से था आप पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं इसकी कई मरतबा बात कर चुका हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये खिलाफ हकीकत बात की। मसला तो ये था कि भी जमात इस्लामी उनको सहूलत दे रही थी, उनके अपने रास्ते पर ही हमारी सारी गुफ्तगू हो रही थी। अब इसमें भी एक खुशकुन पहलू ये है, इस पूरी मुद्दत में बैरिस्टर गौहर साहब के साथ तो इस मौजू पर बात ही नहीं हुई थी। उनके दीगर कायदीन जो है, अली अमीन कंडापुर साहब हैं, अली अमीन कंडापुर साहब हैं, आजम सवाती साहब, लतीफ कोसा साहब, आमिर लियाकत साहब, इनके साथ तो हमारी बातचीत होती रही। फिर ये तय पाया कि भाई हम इस्लामाबाद में इकट्ठे हों, तो 12 फरवरी को तय हुआ कि 4 बजे हम असलम साहब के घर इस्लामाबाद इकट्ठे होंगे और बैरिस्टर गौहर साहब अपनी टीम के साथ तशरीफ लाए। लेकिन 4 बजे की बजाय वो मामला चलता रहा कि 6 बजे, 6:30 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे के लगभग बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से ही ये पैगाम मिल गया कि आज तो मीटिंग नहीं हो सकी, तो कल का कोई तय कर लें। तो ये तय पाया कि भी कल का तो जो भी वक्त होगा वो आप उसका आप हमें अदा कर देंगे। सही। तो लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब अगले दिन जो हमारे साथ कोई पहले से टाइम तय नहीं हुआ था, कम से कम मुझे मेरे इल्म में नहीं था। सही। वो वहाँ तशरीफ ले आए। फिर फोन पे मेरी बात भी हो गई। मैंने उनसे कहा कि भी मेरे पास तो आपका ये टाइम तय नहीं था, लेकिन अगर आप मौजूद हैं तो मैं कुछ देर में आपके पास पहुंच जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इस वक्त अडयाला जेल जाना है, तो वहां से फारिग होने के बाद फिर हम मिल बैठेंगे। सही। उसके बाद फिर उन्होंने राब्ता नहीं किया और उनकी बाकी लीडरशिप के साथ हमारा फिर भी राब्ता रहा, जिनसे बातचीत हो रही थी। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी के बारे में ये कहना कि भी किसी दबाव के तहत कोई चीज या दबाव की वजह से हम चीज कहते, तो ये दुरुस्त बात। सही। और हमने PTI या उनके बाकी लोग हैं उनके सामने भी जा रहा है कि ये खिलाफ हकीकत बात है। सही। इस्लामी का रोल तो ये है कि यही जब फौजी अदालतें बना रहे थे, PTI की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी इकट्ठे थे, हमारा इख्तलाफ था, हर तरह के दबाव के बावजूद हमने उसका अपने इख्तलाफ की राय पर हम कायम रहे। बिल्कुल। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था और सबको मालूम है वो किस तरीके से हुआ था, हमारे ऊपर भी दबाव था
लेकिन हमने उस दबाव को बर्दाश्त किया और उसके मुकाबले में जो हमारा मौक़िफ़ था, हम इन जमातों की तरह उधर नहीं लुढ़क गए थे। बिल्कुल ठीक। लियाकत बलोच साहब, चूंकि अगर हालिया 2 से 3 इंतखाबात को देखते हैं, जमात इस्लामी एक MMA का प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आपने JUIF और जो दीगर मजहबी कुव्वतें हैं उनके साथ अलायंस किया, लेकिन इसके अलावा कभी कोई PMLN या पीपल्स पार्टी दीगर के साथ आपका अलायंस नहीं रहा। लेकिन 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में PTI के साथ आपका इत्तेहाद रहा, तो एक ही इत्तेहादी जमात थी पाकिस्तान की सियासत में जो आपके साथ कोई इत्तेहाद छोटा मोटा कर सकती थी या कुर्बत थी, अब वो भी नाराज है। तो जमात इस्लामी को कोई 2013 के इत्तेहाद का फायदा हुआ था या आज के दिन नुकसान हो चुका है? मेरा ख्याल है कि ये बैरिस्टर गौहर साहब की, मेरे ख्याल के मुताबिक ये उनका मौक़िफ़ है, ये PTI का मौक़िफ़ नहीं होगा और ना ही बैरिस्टर गौहर साहब की किसी एक बात के कहने से कोई PTI और जमात इस्लामी के जो राब्ते हैं उनके अंदर कोई दूरी पैदा हो सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी PNA पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद था, उसमें भी हम हिस्सा बने थे, हम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का भी हिस्सा बने थे, मुत्तहिदा मजलिस अमल के इत्तेहाद का भी हिस्सा बने थे। 2013 में जमात इस्लामी और PTI का कोई इत्तेहाद नहीं हुआ था। वो एक ऐसी सूरत हाल बन गई थी कि भी PTI एक बड़ी पार्टी थी KP में, लेकिन वो तनहा हुकूमत नहीं बना सकती थी। हमारे सामने ऑप्शन था कि या PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाए या बाकी 4-5 जमातों को मिला लें तो जमात इस्लामी के शामिल होने से वहाँ हुकूमत बन सकती थी। हमने तरजीहन PTI के साथ शेयर किया और वहाँ हुकूमत बनाया, तो इसलिए वो पार्टियों का इत्तेहाद नहीं था, वो हुकूमत साजी में एक हिस्सा था। बिल्कुल ठीक। इसलिए इत्तेहाद एक अलग चीज होती है और वक्ती तौर पर किसी चीज के बारे में तय कर लेना ये अलग चीज होती है। जैसे इस वक्त भी ये PTI के लोग कामयाब हुए, वो आजाद थे, उन्हें पार्टी प्रोटेक्शन चाहिए थी। अली अमीर गंडापुर साहब ने सिराजुल हक साहब के साथ राब्ता किया, हम पॉजिटिवली उनके साथ बात की और बात करना चाहते थे कि वक्ती तौर पर अगर जमात इस्लामी ये सहूलत दे सकती है तो हम उनके लिए किसी इत्तेहाद के बगैर एक सहूलत मुहैया करें। बिल्कुल ठीक। इसलिए इत्तेहाद बिल्कुल अलग चीज होती है और पोलिटिकल मामलात में किसी एक पहलू पर इत्तफाक राय कर लेना या चीजों को शेयर कर लेना वो एक अलग चीज होती है। बिल्कुल ठीक। इस वक्त भी आप देखें असद कैसर साहब, उसके बाद जब बैरिस्टर गौहर साहब जिसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद अपने वफद के साथ तशरीफ लाए थे और मैं अपनी कमेटी को हेड कर रहा था, उस वक्त भी मुलाकात हुई। गुज़श्ता दिनों भी असद कैसर साहब तशरीफ लाए, अपने गौर उमर गौर भी, अयूब भी मौजूद थे, बाकी लोग भी मौजूद थे। तो ये राब्ते मौजूद हैं और आइंदा भी ये राब्ते मौजूद रहेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। जरा आते हैं जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स पे और सिराजुल हक साहब का दो अदवार हैं इमारत के। जमात इस्लामी ने कहीं पर भी कोई ऐसा सरप्राइज नहीं दिया, लेकिन बलूचिस्तान में जाफराबाद में इस बार सरप्राइज दिया। लेकिन अगर पार्लिमानी सियासत के तौर पर देखा जाए तो कोई इतना कामयाब दौर तो दोनों अदवार सिराजुल हक साहब के लियाकत बलोच साहब नहीं रहे। नहीं, ये तो जाहिर सी बात है कि भाई जो चीज बिल्कुल वाज़े हो, यहाँ हो और दीवार पर लिखी हो, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सिराजुल हक साहब की इमारत के दौर में एक तवील मुद्दत के बाद हम अलायंसेस की पॉलिटिक्स से अलग हुए और जमात ने अपनी एक तवील मियाद हिकमत अमली और पॉलिसी बना ली। हम अपने निशान तराजू पे, हम अपने मंशूर के साथ, हम अपने किरदार और करैक्टर के, हम जो इंसानी खिदमात हैं उसकी बुनियाद पर आवाम से रुजू करें। इस दरमियान भी जब PDM बनी थी और उस वक्त भी हमारे ऊपर दबाव था कि हम PDM का हिस्सा बने, लेकिन हम अपनी पॉलिसी पर कायम रहे और किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बने। बिल्कुल ठीक। जब ये अदम एतमाद की तहरीक आई, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब तशरीफ लाए, उनकी तरफ से भी हर तरीके से पेशकश थी, लेकिन हमारा मौक़िफ़ था कि अदम एतमाद पेश न करें और निज़ाम को चलने दें। लेकिन उन्हें जल्दी थी, उन्होंने काम अपना कर लिया, लेकिन हम उस वक्त भी उनके साथ नहीं गए। बिल्कुल ठीक। इसलिए जमात इस्लामी ने जो पॉलिसी अपनी बनाई है ये तवीलुल मियाद है और ये 1970 के बाद
2013 में भी हम तराजू पे लड़े थे, लेकिन अब कामिल यकसुई के साथ जमात ने पूरे मुल्क में मुहिम चलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 9 से 10 लाख वोटों तक मौजूद थे। इन इंतखाबात में हम कमोबेश। मेरे पास लियाकत बलोच साहब आखिरी 2 मिनट हैं, चूंकि इस वक्त जो मेरे सामने नाम हैं जमात की इमारत के लिए, उनमें सिराजुल हक साहब हैं, आप खुद लियाकत बलोच साहब हैं और हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं। जमात इस्लामी का जो मुरव्वजा तरीक़ाकार है उसके तहत वोटर्स ने इन 3 नामों पर वोट करना है। जमात इस्लामी क्या सिराजुल हक साहब की वो जो पॉलिसी है अपनी शनाख्त के साथ आगे बढ़ने की, उसको लेके आगे चलेगी? लियाकत बलोच साहब फ्रंट पे आएंगे या फिर कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को सामने रखते हुए आजमाएगी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को? गुजारिश ये है कि भाई अगर ये मुझे ही इसके नताइज का कोई ऐलान करना है तो फिर इंतखाब की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक। जमात इस्लामी में तो एक इंडिपेंडेंट बाख्तियार इलेक्शन कमीशन है और उसके सरबराह हैं, उसके मेंबरान हैं। उन्होंने पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है और बैलेट्स उनके पास मौजूद हैं। उनकी गिनती भी इन दिनों में जारी हो चुकी है। इंशाअल्लाह जो भी अरकान का फैसला होगा वो पूरी कौम के सामने भी आएगा और जो भी जमात इस्लामी का अमीर होगा वो हमारा अमीर होगा और बायसियत रुकन जमात उसकी अतात करना हमारी एक दीनी, सियासी और एक कौमी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह जमात इस्लामी में जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस मजबूत है वो इस इंतखाब के साथ और मजबूत होगा और अरकान जमात जिसको भी अपनी क़यादत। लियाकत बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, बात करने को बहुत कुछ दिल चाह रहा था लेकिन वक्त की कमी के बायस आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आपने इस सारी सूरत-ए-हाल पर अपनी राय दी। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।